नमस्कार। कभी ये सोचा है कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे विविध देश आखिर एक साथ कैसे टिके रहते हैं? आज हम उसी सिस्टम को समझेंगे जो ये सब मुमकिन बनाता है। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। एक देश जिसमें 1.4 अरब से ज्यादा लोग हैं, 22 तो सिर्फ प्रमुख भाषाएं हैं और संस्कृतियों की तो गिनती ही नहीं। इतनी जबरदस्त विविधता को एक साथ रखना किसी भी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, है ना? और इस बड़ी चुनौती का जवाब एक शब्द में है, संघवाद, जिसे अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहते हैं। ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचा है जो एकता और विविधता के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाता है। दुनिया के नक्शे को देखिए, ये जो देश दिख रहे हैं ये संघीय व्यवस्था अपनाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सिर्फ 25 देशों में ये सिस्टम है, लेकिन दुनिया की 40% आबादी इन्हीं देशों में रहती है। मतलब बड़े और विविध देशों के लिए ये एक काफी कामयाब फॉर्मूला रहा है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये संघवाद है क्या भला। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो संघवाद का मतलब है शक्ति का बंटवारा। इसमें सारी ताकत किसी एक जगह मतलब केंद्र में नहीं होती, बल्कि शक्ति को केंद्र और राज्यों जैसी अलग अलग इकाइयों में बांट दिया जाता है। फर्क को और साफ साफ समझने के लिए इसकी तुलना एकात्मक यानी यूनिटरी सिस्टम से करते हैं। देखिए, एकात्मक प्रणाली में जैसा कि श्रीलंका में है, सारी की सारी शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में होती है। लेकिन एक संघीय प्रणाली में जैसे बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपने अपने दायरे में आजाद होती हैं। यहाँ केंद्र राज्यों को सीधे सीधे हुक्म नहीं दे सकता। कोई भी संघीय व्यवस्था कुछ मूल सिद्धांतों पर टिकी होती है, जैसे सरकार के कम से कम 2 स्तर तो होंगे ही। संविधान में साफ साफ लिखा होता है कि किसके पास क्या शक्तियां हैं। अगर कोई विवाद हो जाए तो अदालतें अंपायर की तरह फैसला करती हैं। लेकिन सबसे जरूरी है इसका दोहरा मकसद, एक तरफ तो देश को एकजुट रखना और दूसरी तरफ हर क्षेत्र की अलग पहचान और विविधता का सम्मान करना। लेकिन एक बात और, हर संघीय देश एक ही तरीके से नहीं बनता। संघ बनाने के मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसा अमेरिका में हुआ। वहां कई आजाद राज्य एक साथ आए और उन्होंने एक बड़ा देश बनाने के लिए अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति केंद्र को दे दी। ऐसे में राज्य ज्यादा ताकतवर होते हैं। दूसरा रास्ता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसका उदाहरण है भारत। यहाँ एक बहुत बड़े देश ने प्रशासन को बेहतर चलाने के लिए अपनी शक्तियों को राज्यों में बांटा, तो जाहिर है यहाँ केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो चलिए अब सीधे भारत पर ही फोकस करते हैं, जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हमारे संविधान में कहीं भी संघवाद या फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। इसकी जगह भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। लेकिन नाम कुछ भी हो, इसकी आत्मा पूरी तरह से संघीय ही है। और ये बंटवारा हमारे यहाँ बहुत ही सोच समझकर किया गया है। संविधान ने 3 लिस्ट बना दी। पहली है संघ सूची, जिसमें रक्षा और विदेश नीति जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र फैसला ले सकता है। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें पुलिस और खेती जैसे स्थानीय विषय हैं। और एक तीसरी लिस्ट भी है, समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा और जंगल जैसे साझा विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये सब इसलिए ताकि टकराव की गुंजाइश कम से कम हो। तो ये तो हो गई संविधान की बातें, लेकिन असल जिंदगी में भारत की राजनीति में संघवाद कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। आजादी के फौरन बाद भारतीय संघवाद के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती आई भाषा। तब ये फैसला लिया गया कि राज्यों की सीमाएं भाषा के आधार पर बनाई जाएंगी। मकसद ये था कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में आ जाएं। ये एक बहुत ही बड़ा और साहसिक कदम था। और ये कदम इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि सच्चाई ये है कि भारत में किसी भी एक भाषा को मातृभाषा के तौर पर बोलने वालों का बहुमत है ही नहीं। हिंदी भी सिर्फ करीब 44% लोगों की ही मातृभाषा है। ऐसे में किसी एक भाषा को सब पर थोपना देश को तोड़ने जैसा हो सकता था। इसी विविधता को समझते हुए भारत ने एक बहुत ही समझदारी भरी और लचीली भाषा नीति अपनाई। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, लेकिन उसके साथ साथ 22 दूसरी भाषाओं को भी संवैधानिक मान्यता दी गई। इसी लचीलेपन ने देश को श्रीलंका जैसे भाषाई गृहयुद्ध से बचा लिया।
भाषा के अलावा एक और मुद्दा हमेशा से अहम रहा है, और वो है केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का संतुलन, और ये संतुलन समय के साथ काफी बदला भी है। आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में हकीकत कुछ ऐसी ही थी। केंद्र सरकार बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करती थी। अगर केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, तब तो राज्यों की अपनी कोई खास पहचान नहीं रह जाती थी। और अगर अलग अलग पार्टी की सरकारें होती, तो केंद्र सरकारें अक्सर राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करके संघवाद की भावना को चोट पहुंचाती थीं। लेकिन 1990 के बाद सब कुछ बदल गया। देश में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया। अब सत्ता की साझेदारी करना एक मजबूरी बन गई थी। केंद्र को राज्यों के दलों के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा था, जिससे एक नई संस्कृति ने जन्म लिया, एक दूसरे का सम्मान करने की संस्कृति और राज्यों की आज़ादी का सम्मान करने की संस्कृति। तो इन सबसे जो सबसे ज़रूरी बात निकल कर आती है, वो ये है कि संघवाद सिर्फ कुछ नियम कानूनों का सेट नहीं है। ये असल में आपसी विश्वास और एक साथ रहने के एक समझौते पर चलता है। ये एक जिंदा जीती जागती व्यवस्था है जो लगातार एकता और विविधता के बीच सही संतुलन बनाने की कोशिश करती रहती है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के दौर में जलवायु परिवर्तन, डिजिटल गवर्नेंस जैसी नई चुनौतियां सामने हैं। ये चुनौतियां केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के इस नाजुक संतुलन को और भी परखेंगी। तो सवाल ये है कि भविष्य की इन चुनौतियों के लिए संघवाद को खुद को कैसे बदलना होगा। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।